शायद हमें स्टार्ट करना था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस सर। यस सर। और फिर थोड़ा बहुत और पढ़ के फिर हमें सीक्वेंस सीरीज स्टार्ट करना है। ओके, तो अगर हम देखें हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था, तो अगर मैं ब्रीफ करूं तो सबसे पहले हमने देखा था कि पॉइंट कैसे निकालते हैं। मिनिमम मैक्सिमम डिस्टेंस हमने पढ़ लिया था, राइट। उसके बाद अगर हमें वो पॉइंट निकालना है जहां पे हमें मिनिमा या मैक्सिमा मिलेगा, उसके लिए हमने एक बेसिक थ्योरी पढ़ी, वो था सेक्शन फॉर्मूला। 2 पॉइंट गिवन है, तीसरा पॉइंट निकालना है। अगर तुमने क्लास 10 का सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा तो हो जाएगा। मतलब तुम्हें एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला नहीं भी आता है तो भी चलेगा। मैंने क्या कहा था, इस टाइप से वो प्रोसेस हो जाएगी। अगर बी पॉइंट निकालना है, पी और सी गिवन है हमारे पास, तो शायद तुम कर सकते हो कंपेयर करके, बस थोड़ा सा सॉल्विंग कर लेना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जेई एक्सपेक्टेड पार्ट है। क्वेश्चन मिलेंगे नहीं तुम्हें पॉइंट निकालने पे, पर जेई में वही तो आएगा जो आज तक पूछा नहीं और किताबों में नहीं गिवन है। फिर हमने एक क्वेश्चन करा था आर्ग्यूमेंट पे बेस्ड, कि आर्ग्यूमेंट का भी मिनिमम मैक्सिमम निकाल सकते, तो डेफिनेटली निकाल सकते हैं। थोड़ा बहुत इसमें एंगल कॉन्सेप्ट, ज्योमेट्री कॉन्सेप्ट लगा था, tan a + b वगैरह फॉर्मूला लगा था। उसके बाद पोलर फॉर्म यूलर फॉर्म को मैंने कंटिन्यू किया था, जिसमें मैंने बताया था कि सिस फॉर्म में ही एप्लीकेबल है, पावर n नीचे तभी आएगी। सिक फॉर्म में एप्लीकेबल है नहीं, बीमार हो गया, और किसी भी बीमार व्यक्ति को कैसे ठीक करते हैं, मेडिसिन देके। तो यहाँ 2 तरीके से हमने मेडिसिन के ऑप्शन रखे थे। एक था π/2 माइनस करके लिख दो, एंगल बदल दो, सिस फॉर्म बन गया। एंगल शुड बी सेम, याद रखना, इधर और इधर। उसके बाद आयोटा बाहर निकाल के अपना सिस फॉर्म बना दो, प्लस या माइनस दोनों चलेगा, फिर पावर नीचे आ जाएगी। ठीक है, इसको हमने डिटेल में अभी नहीं देखा, ये तुम्हें पार्ट 2 में मिल जाएगा। तो जब तुम्हें मॉड्यूल मिलेगा ना कॉम्प्लेक्स पार्ट 2 का, तो उसमें इस पे बेस्ड क्वेश्चन तुम कर लेना जब भी तुम्हें मिलता है। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन, तो हाँ मैंने एक क्वेश्चन बताया था जिसमें मैंने बताया था कि जब भी सिस फॉर्म वगैरह दे यूलर में बदल दो। यूलर फॉर्म इज द मोस्ट एक्सपेक्टेड वेराइटी, पोलर यूज नहीं होता है, सिर्फ 2 फॉर्म यूज होते हैं जनरली। कौन कौन से, एक यूलर और एक कार्टेशियन फॉर्म, x + i/y, जो अपना पार्ट 1 में वही है, बस देखा जाए तो इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला है, सीक्वेंस सीरीज तो पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं अपन। हाँ, ये एक पॉइंट देखा था कि i को अपन e⁻π/2 लिख सकते हैं। e⁻π/2 cos π/2 + iota sin π/2 आयोटा होता है, पर याद कैसे रखना है, i को e⁻π/2 लिख के याद हो जाएगा सबको। जिसपे एक क्वेश्चन दिया था जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट करके लिखा है, जिसमें सब बच्चों ने गलत जवाब दिया था। यही है ना वो क्वेश्चन, क्या पता कुछ अलग दिमाग लगा रहे थे, पर मेरे ख्याल से तो ये कुछ अप्रोक्सीमेटली कुछ वैल्यू आएगी फ्रैक्शनल में। कैलकुलेटर भी निकाल सकता है, मतलब ऑब्वियसली रियल वैल्यू होगा, कैलकुलेटर रियल वैल्यूज की ही वैल्यू निकालता है, कॉम्प्लेक्स की तो कोई वैल्यू होती नहीं, आयोटा में लिखते हैं। तो करा कैसे सॉल्व, i को e⁻π/2 लिख के i² -1 कर दिया, छोटा सा पॉइंट है, ये तुम समझ जाओगे। तो अगर एक प्योरली रियल नंबर है तो मॉड्यूलस तो वही होगा, पॉजिटिव रियल नंबर। 4 का क्या होता है मॉड्यूलस, 4, 3 का 3, 0.2 का 0.2, 0.3 का 0.3, 1/2 का 1/2, ब्ला ब्ला ब्ला, तो मॉड z का वही रहेगा। और आर्गुमेंट ऑफ z 0 होगा, पॉजिटिव रियल नंबर, रियल का 0, बिल्कुल। स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये तुमने आरडी एनसीईआरटी में देखा, फिर समझ आ गया सबको इस पे क्वेश्चन। एक फॉर्मूला और प्रूविंग का ये तरीका है, तो अपने स्कूल टीचर से पूछ लेना कि क्या हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, नहीं तो ऐसे करना है, कंपैरिजन करके सॉल्व करो 2 इक्वेशन को, या मार्क्स का वेटेज देख लेना। अगर ऑब्जेक्टिव में ही आएगा ना शायद कॉम्प्लेक्स, टर्म एग्जाम 1 में कॉम्प्लेक्स, हाँ तो बस ये क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। ठीक है, प्लस माइनस करके क्या है, मॉड ऑफ z प्लस रियल पार्ट ऑफ z बाई 2 का होल अंडर रूट, और मॉड ऑफ z माइनस रियल पार्ट ऑफ z बाई 2 का होल अंडर रूट है, आयोटा टाइम्स, हम आयोटा भूल गए थे फर्स्ट टाइम पे, और प्लस लेंगे कि माइनस यहाँ बीच में, तो इमेजिनरी पे डिपेंड करेगा। बिल्कुल सही, वेरी गुड। और ये पहला वाला याद रखना है, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा, हाँ 1 प्लस आयोटा याद हो गया, ये वाला तो खैर, ये वाला नहीं, ये वाले तो ये याद रखना है। अंडर रूट ऑफ आयोटा बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, स्क्वायर रूट ऑफ आयोटा बताओ, एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन आता है स्कूल एग्जाम के ऑब्जेक्टिव टाइप में, डायरेक्ट याद रखो ना, टिक करो, प्लस माइनस आएगा इसे।
और ये छोटा सा सर्ट्स में हमने एक लॉजिक देखा था, कंप्लीटिंग होल स्क्वायर कैसे करते हैं, कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करके a प्लस बी होल स्क्वायर। ये तुम्हें कहीं भी मैथ्स में काम आ सकता है, ये लॉजिक बेसिक फंडामेंटल है, मेंटल एबिलिटी का पार्ट है। और फिर हमारा कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आया था, और इसी में हमने साइड में पढ़ा था यूनिमॉड्यूलर या यूनिमॉड्यूलस क्या होता है, मॉड z इक्वल टू 1, जिसके लिए हम फिर z को ये भी सपोज कर सकते हैं, या तो x प्लस आयोटा y लोगे, तो लिख देता हूं मैं, अगर ये दिया हुआ है तो z को अगर तुम कार्टेशियन फॉर्म में लिखते हो x प्लस आयोटा y, तो ये कंडीशन याद रखनी है, या यूलर फॉर्म में लिखते हो तो डायरेक्ट यही मेरा z है, यही मेरा z। यहां तक हमने पढ़ लिया था, एक बार रिकैप मैंने करवा दिया है। तो क्या अब हम स्टार्ट करें इसी टाइप से जो मैंने जो तुम्हें रिकैप कराया, बस इसी तरीके से तुम्हें रोज ही क्लास शुरू होने से पहले रिवाइज करना चाहिए, क्योंकि फिर नेक्स्ट क्लास में तुम्हें बहुत मजा आएगा। और अगर पिछली क्लास रिवाइज नहीं करोगे तो कितना भी अच्छा होशियार बच्चा हो, समझने में तो दिक्कत आएगी, कुछ भी कर लो तुम। लेक्चर 7 पार्ट 1 है, क्योंकि आज में वो इंटीजर टाइप क्वेश्चंस भी देख लेंगे हम, वो लेवल 2 के इंटीजर टाइप है, ठीक है। तो लेक्चर 7 पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं। ये एक पॉइंट लिखवाया नहीं था, बस मैं पूछ लेता हूं तुमसे, ई रेस टू आयोटा थीटा का मॉड्यूलस कितना होगा, कुछ भी थीटा हो, ई रेस टू आयोटा थीटा का क्या होना चाहिए मॉड्यूलस, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है ये, उसका मॉड्यूलस रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, मेरे ख्याल से कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है। इमेजिनरी पार्ट में आयोटा नहीं आता है, ये कितनी बार बता चुका है मुझे भी अब पता नहीं कितनी बार बता चुका है। कोई माइनस कह रहा था, और ऑफलाइन में कोई कह रहा था, ऑनलाइन की तो आवाज आई नहीं नीचे। ई रेस टू माइनस आयोटा थीटा भी क्या होता है, वो भी 1 होगा, cos थीटा माइनस आयोटा होगा, माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा 1, याद रखना बस ये। एक बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन बनता है, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन। एक इक्वेशन दी जाती है ये वाली, ये नोट नंबर 1 है, ये नोट नंबर 2 है, ये नोट नंबर 3 है। z प्लस 1 अपॉन z अगर 2 cos थीटा के बराबर दे दिया, थीटा कुछ भी हो सकता है, थीटा हियर इज एनी वैल्यू, एनी आर्गुमेंट वैल्यू जो भी थीटा होगी, ठीक है। अगर इस टाइप से इक्वेशन है तो क्या ये क्वाड्रेटिक है, पहले तो मुझे ये बताओ। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक तरफ लिखता हूं तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है कि नहीं, जवाब दो। यस सर, यस सर। फॉर्मूला तुमने एक पढ़ा है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, मतलब वो लग जाएगा, मतलब z निकल सकता है थीटा की टर्म्स में, डेफिनेटली निकलेगा, वो तुम निकाल ले। पर जब इस फॉर्म में देते हैं ना तो बच्चों को लगता है कोई बात नहीं, बच्चों को ऐसा लगता है कि ये वाला फॉर्मेट नहीं समझ में आता है, ये स्टैंडर्ड वैरायटी है जो जेई पूछती है, इस टाइप से लिख के देगी, एआईटीएस में तुम्हें ये एक्सप्रेशन मिल सकता है। तो तुम्हें क्या याद रखना है, इसको सॉल्व करो क्वाड्रेटिक के थ्रू, तो 2 रूट्स आएंगे, तो वो जो रूट्स आते हैं वो तुम याद रख लो, एक आता है ई रेस टू प्लस आयोटा थीटा और एक आता है ई रेस टू, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अगर तुम्हें इसके रूट्स पता है तो तुम इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन फिर सॉल्व कर सकते हो, z की जगह बस ई रेस टू आयोटा थीटा ही तो रखना है, और उसकी प्रॉपर्टीज एंड ऑल तुम्हें सब पता है, तो अगर ये याद रहेगा तो बहुत बेनिफिशियल रहेगा। ओके, बाकी तो अभी कुछ और है नहीं, शुरुआत करते क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की। मैं फिर कह रहा हूं, हो सकता है कि ये टॉपिक तुम्हारे एनसीईआरटी ने डायरेक्ट नहीं दिया हो, बट ये पूरे 11th 12th के एनसीईआरटी में यूज होगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की थ्योरी। फिर तुम ये नहीं बोल सकते हो कि दिया नहीं है, पर पूछते हैं स्कूल वाले, तो समझ लेना बहुत इजी है, इसलिए मैं पार्ट 2 में नहीं ले रहा हूं। स्कूल में अगर आगे अभी पहले ही तो अटक जाओगे तुम, बहुत इजी थ्योरी है, और शायद स्कूल का टीचर भी पढ़ाता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, शायद बोला ना मैंने, श्योरिटी से तो कहा। चलो इसको मैं बोल देता हूं x, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यूनिटी मतलब 1, पिछली क्लास में भी समझा था, तो 1 का क्यूब रूट, सर 1 का क्यूब रूट तो 1 ही होता है, हाँ हाँ 1 होता है सर, हमने तो 10 तक ही पढ़ा था, हाँ बिल्कुल सही पढ़ा, बट
जैसे कि हम स्क्वायर रूट में 2 बोलते हैं ना, प्लस माइनस, तो क्यूब रूट में उस लॉजिक से तो 3 होने चाहिए, तो बाकी 2 क्या है सर? वो भी 1 ही होंगे? नहीं, वो 2 होते हैं इमेजिनरी, कॉम्प्लेक्स नॉन रियल रूट्स। कॉम्प्लेक्स नॉन रियल, क्योंकि कॉम्प्लेक्स सिर्फ बोलूंगा तो वो रियल भी ले लेता है, कॉम्प्लेक्स नॉन रियल दे दूंगा तो आयोटा वाला पार्ट आएगा उसमें, सिर्फ कॉम्प्लेक्स नहीं बोलूंगा। तो कैसे और क्या होंगे वो? बहुत इजी है। सॉल्व द इक्वेशन, क्यूब कर दो दोनों तरफ, एक तरफ ले लो आप, -1 = 0। ऑनलाइन स्टूडेंट्स किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर। चलो, तो x³ - 1 = 0। क्या होता है a³ - b³? a - b a minus b a² plus a square plus ab। यही होता है शायद। तो एक रूट तो मिल गया, देखो सर आया ना 1, मैंने मना तो ना करा था 1 गलत है, 1 तो आएगा। पर एक इक्वेशन और बन रही है जिनका क्यूब रूट 1 के ही रूट्स होंगे वो, और ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और शायद इसी इक्वेशन से मैंने कॉम्प्लेक्स शुरू किया था और खत्म भी आज इसी पे ही। सर आपने ये एग्जांपल दिया। बिल्कुल, ठीक है। अंडर रूट ऑफ -1 को अपन आयोटा लिख सकते हैं। कोई डाउट यहां तक किसी को? तो ये बन गया ½ प्लस आयोटा √3/2। इसको अब तुम यूलर में भी लिख सकते हो, पोलर फॉर्म में भी लिख सकते हो, ½ माइनस आयोटा √3/2। डिटेल में तो अपन बाद में देखेंगे, बट अभी तुम ये याद रख लो। और ये जो रूट्स आए हैं बाकी 2, जो किसके रूट्स हैं? इसके रूट्स हैं। तो x² + x + 1 जब भी तुम्हें दिखाई दे तो याद रखना उसके रूट्स ये तो होते ही है सर, ये तो हम निकाल भी सकते हैं। नहीं नहीं, x² + x + 1 के तो 2 ही होंगे ना। 2 ही होंगे ना, 1 कहां से है? हाँ हाँ बिल्कुल सही। चल, तो ये मेरा ओमेगा होगा, इसका नाम दे दिया गया है। बट फिर से सुनना, एनसीईआरटी ने कहीं पे भी ओमेगा यूज नहीं करा है। ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये मेरा नोटेशन है, ये मेरा नोटेशन है। किताब वाले कई बार ये ना देते हुए इसको अल्फा भी बोलते हैं, तो इसको अल्फा स्क्वायर बोलते हैं। पर सर स्क्वायर क्यों? ω1 ω2 ऐसा बोलना चाहिए। दिमाग में ये थॉट भी आता है, 2 अलग अलग रूट है तो एक अल्फा और एक बीटा ऐसा लिखते हैं ना। स्क्वायर कब से लिखने लग गए? एक अल्फा तो एक अल्फा स्क्वायर, मतलब क्या इसका स्क्वायर यही है? हाँ जी है। सर कैसा है? स्क्वायर करके देख लो, आता है स्क्वायर करना? तो बस, अगर मैं इसको ओमेगा बोलता हूं तो इसका स्क्वायर करना तो तुम्हें जादू दिखाई देगा, और वो ये है कि बगल वाला रूट आ जाएगा। समझ आया? बस ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ गया? यस सर। ऑनलाइन में सबको क्लियर है ना? तो 1⁻⁴ हमने इस चीज से क्या समझा? और बहुत इजी थ्योरी है, इसलिए कोई भी पूछ सकता है ये थ्योरी। 1⁻⁴ जिसको अपन बोलते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। मैंने शायद पिछली क्लास में बताया था कि अपन किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का nth रूट भी सीखेंगे, पर वो पार्ट 2 में सीखेंगे, अभी नहीं। अभी इतना हमें पार्ट 2 नहीं पढ़ना है। सबसे आएगा, सबसे, तुम जिससे बोलोगे उससे, ठीक है? चल, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के रूट्स क्या है? 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा क्या है? -1 + आयोटा √3/2। किताब में कई बार p² अल्फा अल्फा स्क्वायर करके भी लिख देते हैं। तो ये समझ आ गया ना कि इसका स्क्वायर से दूसरा रूट आ रहा है, इसलिए एक ओमेगा है तो दूसरा ओमेगा स्क्वायर, वरना मैं अल्फा बीटा करके ही देता। ये जो 2 रूट है ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के कॉम्प्लेक्स नॉन रियल रूट है। मतलब अगर तुम्हें बोल दिया कि कॉम्प्लेक्स नॉन रियल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो 1 ले सकता हूं क्या? इसलिए ये वर्ड यूज करना जरूरी है, और जेई वाले भी यही वर्ड यूज करते हैं, नॉन रियल रूट्स ऑफ यूनिटी। जब भी ऐसा देंगे तो हम रूट को क्या मान लेंगे, या उस वेरिएबल को ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर, और ये कोई भी एक रियल रूट है। और ये और किसके रूट थे? ये एक और तरीके से यूज हो सकते हैं, x² + x + 1 के रूट्स। बिल्कुल। मतलब जब कभी भी तुम्हें ऐसी इक्वेशन दिखाई दे x² + x + 1 = 0,
तो x को क्या मान लेना है, ओमेगा। पर सर मानने से होगा क्या, क्या होगा, ये ओमेगा बहुत इंपॉर्टेंट है। किस तरीके से, आयोटा क्या इंपॉर्टेंट सबको पता है ना, पैटर्न था, आयोटा रेज़ टू 4 1 था, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा स्क्वायर माइनस 1, साइक्लिसिटी थी। तो ओमेगा में भी जादू है, इसलिए तो पढ़ते हैं, नहीं होता तो पढ़ते ही नहीं, और क्या। मेंस वाले बहुत यूज करते हैं ओमेगा को। ओमेगा क्यूब कितना होगा, अब ये मुद्दे की बात है, और बहुत इजी है सोचना, पता है तुमने बचपन में पढ़ा था कि रूट्स ऑलवेज सेटिस्फाइज द गिवन इक्वेशन, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, वो आज भी कायम है, गया कहीं नहीं है। तो अगर एक्स क्यूब 1 के ही रूट्स है ये ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1, तो ओमेगा क्या इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। और अगर करेगा तो ओमेगा क्यूब को क्या होना चाहिए, तो 1 आ जाए। 1। बहुत इजी है शायद, ये हो गया। यही नहीं, एक और लॉजिक तुम देखोगे, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर होता है 0। अब ये कैसे हुआ, सम ऑफ द रूट्स, बहुत इजी है। सम ऑफ द रूट्स क्या, इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट दिख रहा है, तो माइनस बी बाय ए होता है, ये तो शायद सबने क्वाड्रेटिक में पढ़ा है, तो 0 ही होना चाहिए, ये एक तरीका है। दूसरा, हमारे पास तीनों रूट्स है बेटा, 1 भी है, ओमेगा भी है, तो ओमेगा स्क्वायर भी है, तीनों को सम कर लो। यही नहीं तो ये रूट भी तो इसको भी तो सेटिस्फाई करेगा ओमेगा, तो ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 0। यही नहीं, और तो बस बहुत है, बहुत तरीके बता दिए, आप क्या और भी तरीका है, पर अभी ठीक है, इतना ठीक है। ज्योमेट्रिकल वे भी होता है, वो बाद में देखेंगे पार्ट 2। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 और ओमेगा क्यूब 1। अब तुम समझ गए हो कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है इतना ओमेगा। ओमेगा की बहुत बड़ी बड़ी पावर भी तुम सॉल्व कर सकते हो, मतलब इस नंबर की कितनी भी बड़ी पावर पूछ ले या इसकी, तुम सॉल्व कर लोगे। कैसे, जैसे कि ये प्रॉपर्टीज थी, ऑनलाइन स्टूडेंट सबको समझ आ गई नहीं दोनों प्रॉपर्टी। यस सर। एक और, मॉड ऑफ ओमेगा भी 1 होता है, मॉड ऑफ ओमेगा स्क्वायर भी 1 होगा। कैसे, ओमेगा रख के टेक मॉड ऑन बोथ ऑफ द साइड, हम मॉड ले सकते हैं ना दोनों तरफ, और मॉड पावर में अंदर बाहर हो सकता है, 3 बार हो गया, मॉड ऑफ ओमेगा का होल क्यूब 1, तो मॉड ऑफ ओमेगा 1, तो मॉड ऑफ ओमेगा 1 हो गया ना। कैसे भी, या उसका मॉडुलस निकाल लो, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, जैसे भी कर लो। या आयोटा ओमेगा का भी मॉडुलस पूछेंगे तो भी 1 ही आएगा। या 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसको लिख सकते, किसके बराबर लिख सकते हैं, माइनस ओमेगा के बाहर लिख सकते हैं। 1 प्लस ओमेगा किसके बराबर होगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा क्या है मेरे लिए और ओमेगा स्क्वायर क्या है वो बता दिया ना मैंने पहले ही, तुम्हें भी यही याद रखना है, मैं यही नोटेशन लेके पूरा चलाऊंगा पार्ट, छोटी छोटी सी प्रॉपर्टीज है। तो 1 अपॉन ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर भी तो बोल सकता हूँ। सर ये कैसे हुआ, सर ये पार्ट ही समझ नहीं आया, बाकी तो सब समझ आ गया। ओमेगा क्यूब 1 होता है तो नीचे रह लेंगे, शायद रीजन मिल गया आपको, ऊपर नीचे ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई, हाँ उसी सर, से क्यों पता करा, है। क्योंकि उसकी वैल्यू पता थी, ओमेगा क्यूब 1 बहुत अच्छी सी पॉइंट होता है, वैल्यू होती है, ये हो गया। तो 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, अरे रीअरेंज कर दो, ओमेगा। ओमेगा होगा। तो एक और चीज तुमने ध्यान से देखी, ओमेगा का कॉन्जुगेट क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर ही होता है। सर कैसे, देखो देखो देखो, इसका कॉन्जुगेट यही तो होगा, आयोटा को माइनस आयोटा रखो, या ओमेगा स्क्वायर का कॉन्जुगेट क्या बनेगा, ओमेगा। फटाफट लिख लो ये सभी प्रॉपर्टी, इजी है बट स्टिल पता होना चाहिए। और एक और प्रॉपर्टी खैर रहती है, ओमेगा रेज टू आर का कॉन्जुगेट, ओमेगा रेज टू एन माइनस आर, एन मतलब 3 है यहाँ पे, चलो ये रहने दो, ये प्रॉपर्टी अभी नहीं, वो nth रूट के वक्त बताऊंगा। हो गए, बहुत सारी प्रॉपर्टीज हो गई, किसी को कोई भी डाउट, नो सर। चलो ये लिख लो सभी। कौन सी साइकिल यूज होती है, साइकिल ऑफ 3। क्यों, क्योंकि अगर मैं तुमसे ओमेगा रेज टू 4 पूछता हूँ तो इसको ओमेगा क्यूब इंटू 1 लिख सकता हूँ ना, और ओमेगा क्यूब तो 1 ही होता है, तो ओमेगा रिपीट हो गया ना, 1
ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब, ओमेगा रेज़ टू 4 फिर से ओमेगा, ओमेगा रेज़ टू 5, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब 1 ओमेगा स्क्वायर। ऑनलाइन स्टूडेंट्स किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर। तो लॉजिक क्या बना? साइकिल ऑफ 3। और ये हमने आयोटा में समझा था। क्या समझा था? कितनी भी बड़ी पावर दे दे, पावर को 3 से डिवाइड करो और रिमाइंडर को पावर में रख दो। बोलो मेरे साथ, पावर को 3 से पावर को डिवाइड 3 करो से डिवाइड करो और रिमाइंडर को पावर में रख दो। ये तो याद रहेगा सबको, कोई बहुत बड़ी चीज है नहीं। तो 1 2 3 4 5 1। और एक और पॉइंट बताया था, जिसने पीआरएमओ नहीं अटेंड करी थी क्लास, उनके लिए भी बोला था कि जो टेस्टिंग तुम डिविजिबिलिटी के लिए करते हो वो रिमाइंडर के लिए भी कर सकते हो। कितना अच्छा है। तो 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? सम। तो कर दो इनका सम कितना हो रहा है? 4 5 6 7 8 9 10 11 16। और जब 16 को 3 से डिवाइड करता हूं 1। आखिरी आंसर तक लिखना है तुमको पूरा। ये हो गया। किसी को कोई डाउट? ये कैसे लिखा समझ में आया? अब जिसने क्लास अटेंड नहीं करी है वो समझ ही नहीं पाएगा इसको, ये कैसे हुआ इतनी बड़ी पावर। और जो क्लास में अटेंटिव है तो उसको समझ में आ रहा है वो क्या कर रहा है। मैंने वो सम वाली कॉन्सेप्ट, सम अगर डिविजिबल होता है 3 से तो वही रिमाइंडर वाले में भी लग जाता है। तो ये 16 हो गया, 16। या डायरेक्ट इसको कर लो, जिसको नहीं आता है क्या करना है, पावर को 3 से डिवाइड और रिमाइंडर को पावर में रख देना, वही आएगा, 1 ही आएगा रिमाइंडर। रिमाइंडर 0 आए तो 1 हो जाएगा, ओमेगा क्यूब मतलब 1 या ओमेगा रेज़ टू 0। ठीक है, तो अब और क्वेश्चन तो इसमें कराने की जरूरत नहीं पावर में, वो तो तुम समझ जाओगे। पर अगर ये क्वेश्चन पूछूं ओमेगा रेज़ टू के, जल्दबाजी मत करना। 2 चीज पूछ रहा हूं, एक तो इसकी वैल्यू, के कैन बी एनी इंटीजर, ये मेरा इंटीजर है, कॉन्जिक्यूटिव पावर लिए, और ये कितना होगा। ये प्रॉपर्टी नंबर 13 है और प्रॉपर्टी नंबर 14। अगर पहले वाले में से ओमेगा रेज़ टू के को बाहर कर दूं तो क्या बचेगा? 1 प्लस ओमेगा दोनों में जीरो है। तो 0 हो गया। 0। बहुत इजी हो गया ये तो। ये सब कॉम्प्लेक्स पार्ट 2 का पार्ट है, ठीक है। पर अगर अभी किसी क्वेश्चन में तुम्हारा लग रहा है ये पार्ट, तो लगा देना, मतलब पार्ट 1 में भी अब तो हमने पढ़ लिया है ना। चलो दूसरे वाला, 2 आंसर आए थे, अगर किसी को आयोटा में याद हो, और सबने गलती करी थी। जब k मेरा मल्टीपल ऑफ 3 रहेगा तो मेरे ख्याल से सभी 1 बन जाएंगे, और नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3 होगा तो तुम कोई भी नंबर रख के देख लो, 1 रख दो। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब 1, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0। मेरे ख्याल से टफ नहीं है, नॉट अ मल्टीपल ऑफ, बहुत इजी प्रॉपर्टी हो गई। बाकी ऐसे तो एक और प्रॉपर्टी होती है, वो ये है, प्लॉटिंग आती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट कर सकते हैं ना। तो एक प्रॉपर्टी और बनती है, इन तीनों कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को अगर अपन प्लॉट करते तो 1,0 इधर आएगा, 1 -1/2 प्लस आयोटा √3/2 कहीं यहां पर आएगा, कहां आएगा, यहां आएगा, -1/2 √3/2। इसको पॉइंट ए बोल दो, इसको पॉइंट बी बोल दो, यही होगा ना दूसरा ओमेगा। ओमेगा की प्लॉटिंग यही होगी ना, -12 √3, और एक और है -1 माइनस आयोटा √3/2, और वो कॉन्जुगेट है तो इमेज लेके भी बोल सकते हो, या पता ही है तुम्हें यही होता है। तो ये एक, इनको जब ज्वाइन करता हूं ट्रायंगल बनेगा, तो एक ट्रायंगल बनता है। और इस ट्रायंगल की खास बात बहुत सारी है कि ये डिस्टेंस, ध्यान से चलो अभी अपन आते हैं। सबसे पहले मुझे बताओ, क्या तुम्हें डिस्टेंस फॉर्मूला आता है? यस यस तो सर। तुम देखोगे AB = BC = C आएगा, यही तो जादू है। तो ये एक इक्विलैटरल बन गया। इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा।
बट थोड़ा सा इसके लिए थोड़ी ना मैं बताऊंगा, ये तो हर किताब में दिया रहता है। अपन लगाते हैं लॉजिक, और वो लॉजिक ऐसा है जो शायद यू नो अकॉर्डिंग टू क्लास 9 या शायद यू डोंट नो। ज्योमेट्री चैप्टर 1 था, उसमें तुमने कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी, 9th क्लास की बात कर रहा हूं मैं। ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, सेंट्रॉइड, इन सेंटर, ब्ला ब्ला ब्ला, Yes, sir. ऐसे था। अब सरकम सेंटर उसमें एक पॉइंट होता था। क्या होता था सरकम सेंटर? सर्कम सर्कल का सेंटर। बिल्कुल, जो सरकमस्क्राइब करके बनता था। डेफिनेशन ये नहीं थी, डेफिनेशन ये थी, सर्कल फॉर्म्ड बाय टेकिंग द सेंटर which we get by perpendicular bisector of respective sides. perpendicular bisector, जिससे तुम सरकम सेंटर वर्ड निकालते थे। जाओ 8th या 9th, कौन से में? 9th में था। साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, वर्टेक्स का कोई रोल नहीं है। मतलब ये शायद टीचर ने बताया होगा तुम्हें कि जब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनती है तब तो शायद ऑफलाइन क्लास थी। 10th का तो हाँ, पता नहीं, सर। मैं इसलिए 9th से रिलेट करता हूँ चीजों को। 10th का पता नहीं तुम्हारा, तो एक पॉइंट ऐसा पढ़ा होगा तुमने कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स, वर्टेक्स से जाएगा जरूरी नहीं है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब होता है परपेंडिकुलर और मिड पॉइंट। ऐसे यहां पे भी, ऐसे ही यहां पे भी, ये जो पॉइंट मिलता है इसको कहते हैं सरकम सेंटर। और अगर ये रेडियस लोगे, ये रेडियस लोगे तो एक सर्कल बनता है जो तीनों को टच करता है। तो एक डेफिनेशन और बनती है सरकम सेंटर की, वो ये है, ये एक ऐसा पॉइंट है जिसका तीनों वर्टेक्स से डिस्टेंस क्या होता है? सेम। से डिस्टेंस सेम। सरकम सेंटर भी समझते जाना, बहुत सारे लॉजिक बता रहा हूं क्लास 9th के, शायद तुम्हें ना पता हो। और ये क्यों बता रहा हूं, सबका एक पर्पस है मेरा ये सब पढ़ाने का भी, केवीपीवाई के लिए बता रहा हूं मैं सब कुछ जो इंपॉर्टेंट है। तो वर्टेक्स से डिस्टेंस सेम होता है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सरकम सेंटर। तुमने बहुत डेफिनेशन पढ़ी है जो अभी मैंने बताया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स। पर एक और क्या होती है, ये पूरे प्लेन में अगर तुम एक ट्राइंगल बनाते हो, अगर तुम एक ट्राइंगल बनाते हो तो इस प्लेन में, इस पूरे ब्लैक बोर्ड या प्रिंट या प्रोजेक्टर के प्लेन में ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसका तीनों वर्टेक्स से डिस्टेंस बराबर आए? स्क्वायर का सम मिनिमम आए तो उसको सेंट्रॉइड कहते हैं, शायद मैंने कहा था प्रीवियस टू प्रीवियस लेक्चर या प्रीवियस टू प्रीवियस टू प्रीवियस लेक्चर, पढ़ लेना। तो किससे बराबर होता है, ऐसा कौन सा पॉइंट होता है? सरकम सेंटर। ऐसा सिर्फ एक ही पॉइंट होता है। तो अगर ऐसा कभी तुम्हें दिख जाए कि भाई ऐसा पॉइंट तुम्हें प्लेन में दिख रहा है जिसका तीनों वर्टेक्स से डिस्टेंस बराबर है, तो फटाक से उसको बोल देना वो क्या है? ट्रायंगल का। वो सर्कल, बाहर भी हो सर्कल। सकता है, बाहर होता है, हाँ। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में सरकम सेंटर बाहर बनता है, राइट एंगल ट्रायंगल में सरकम सेंटर मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस होता है, और ऑर्थो सेंटर ये होता है। शायद ये पढ़ा होगा, ये सब काम आएगा तुम्हें केवीपीवाई पीआरएम वगैरह। ऑल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन, ये ऑल्टीट्यूड वर्टेक्स से जाती है, ये ऑल्टीट्यूड, तो इसे कहते हैं ऑर्थो सेंटर। क्या कहते हैं बेटा? शायद सिलेबस से हटा दिया होगा पर ये 9th में ही आता है, ये पूरा कंस्ट्रक्शन में आता है पार्ट कि ऑर्थो सेंटर प्लॉट करो एंड ऑल, टेक मोर देन द हाफ, जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए। मैंने तो पढ़ा है ये सब 9th, आई डोंट नो तुमने पढ़ा है? सर लेकिन अगर कोई ऐसा ट्रायंगल का केस हो जिसमें तीनों जो वो एल्टीट्यूड संग इंटरसेक्ट नहीं कर रहे होते, हाँ मतलब एक प्रॉपर्टी होती है कि इन अ ट्राइंगल ऑल्टीट्यूड्स आर ऑलवेज कॉन्करेंट। कॉन्करेंट बोले तो एक पॉइंट उनका इंटरसेक्शन होगा। कॉन्करेंट मतलब दो लाइन में तो एक कट आता ही है, अगर कॉन्करेंट तो तीसरी भी वहीं से निकलेगी। तो ऑल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्शन, एंगल बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्टिंग पॉइंट जिससे इन सेंटर बनता है, ये सब कॉन्करेंट ही होते हैं। ये थ्योरी है जिसको तुम चाहो तो अपन स्ट्रेट लाइन से बहुत इजीली प्रूव कर लेंगे, पर बाद में, ठीक है, कॉन्करेंट ही होती है। तो आप समझ आ गया, ट्राइंगल है तो कॉन्करेंट होगा, अगर कॉन्करेंट नहीं है तो 100% ट्राइंगल। ये इनमो वगैरह के मैथ्स में कई बार यूज होता है कि दो अलग अलग इन सेंटर्स आ गए एक ट्राइंगल के, मतलब ट्राइंगल एग्जिस्ट ही नहीं करता है, मतलब ट्राइंगल फॉर्म नहीं होगा, मतलब वो तीनों पॉइंट्स नॉन कोलिनियर होंगे ही नहीं होंगे, शायद कोलिनियर हो रहे होंगे या शायद कुछ हो, वैसे तो कोलिनियर। चलो खैर, ये हो गया। अपन कहाँ थे? हाँ, तुम्हें पता है अभी थोड़ी देर पहले ही बताया मैंने कि इन तीनों का ओरिजिन से डिस्टेंस बेटा 1 ही है।
सर ये कहाँ बताया आपने? ये तो आपने बताया ही नहीं। ऊपर चलो, ऊपर चलो। और ये सर दिख गया, दिख गया, दिख गया। मॉड ओमेगा का मतलब क्या होता है? ओमेगा का ओरिजिन से डिस्टेंस। तो शायद पढ़ लिया है ये तो हमने, ये भी हाँ वन सर। और वन का ओरिजिन से डिस्टेंस तो वन ही होगा, ये तो लिखाने की जरूरत नहीं है शायद। ठीक है, तो अरे सर इस लॉजिक से तो क्लियर हो गया, ओरिजिन ही मेरा सरकम सेंटर होगा। ये मैं Yes. कॉम्प्लेक्स पार्ट 2 में नहीं बताऊंगा, मैं फिर कह रहा हूं, समझ लेना अच्छे से, ये सब कॉम्प्लेक्स पार्ट 2 का हिस्सा है। चलो, तो ये सरकम सेंटर हो गया। सर एक और चीज है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो, हाँ मैं तो देख ही रहा हूँ ध्यान से, तुम भी देखो, कि सर एबीसी तीनों के कोऑर्डिनेट्स का सम 0 हो रहा है। x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 भी 0 होगा। मैं बात कर रहा हूँ सेंट्रोइड की। सेंट्रोइड आ रहा है बेटा 0,0, तो सेंट्रोइड भी वही है। तो ऐसा सिर्फ एक ही ट्रायंगल होता है भाई जिसमें सेंटर्स कोइंसाइड कर जाते हैं, और उस ट्रायंगल का नाम है इक्विलैटरल। इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल में सरकम सेंटर, सेंट्रोइड, ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर पूछूंगा तो वो क्या होगा? वो भी ओरिजिन ही होगा, सब पॉइंट सेम हो जाते हैं। इन सेंटर भी क्या होगा? इन सेंटर बनता है एंगल बाइसेक्टर से, जिसमें इन सर्कल बन जाता है ना। हाँ सर। पढ़ा होगा शायद, तुम्हें देखना पड़ेगा, तुम सब भूल भुलाए बैठे हो। हाँ सर, पढ़ा है तो। सब पढ़ा है बेटा, इतना भी स्किप नहीं करेगा मेरे ख्याल से। एनसीईआरटी ये टर्मिनोलॉजी अगर पढ़ा ही नहीं है तो तुमने क्या पढ़ा 9th में ज्योमेट्री? फिर ये सब आता है। देखना, कंस्ट्रक्शन करके एक चैप्टर होता है जिसमें ये सब बनाते हैं, पता हाँ नहीं। सर, आता है। पर ऑल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन निकालते होंगे या इस टाइप से, तो तुम्हें क्यूरियोसिटी होनी चाहिए थी, नहीं थी क्या तब? तब टीचर जो बोले यस सर, नो सर। सर तब वो वर्ड नहीं था, पर बताया तो था। चलो कोई नहीं, अब समझ आ गया। आगे हम पढ़ेंगे, चलो कोई बात नहीं, मैं स्ट्रेट लाइन में ये भी पढ़ा दूंगा। थैंक यू। पर अभी नहीं, अभी अपन पूरे ही ट्रैक से बाहर हो थैंक यू सर। चलो, तो ये सब ओरिजिन ही, मतलब 2 पॉइंट, ये 2 सेंटर जब भी कोइंसाइड करते हैं तो अपन ट्रायंगल को फटाक से बोल देंगे। तो अगर इक्विलैटरल। डिस्टेंस फॉर्मूला से तो हट किताब वाले बताते हैं, हमने इक्विलैटरल अलग तरीके से प्रूव करा एनालिटिकली। अगर मैं इसको एनालिटिकली देखूं, इस ट्रायंगल को, तो तुम देखोगे कि इस ओरिजिन का तीनों वर्टेक्स से डिस्टेंस बराबर है, मॉड ओमेगा और वो सब, और सम करके भी 0 आ रहा है, मतलब सेंट्रोइड का फॉर्मूला सबको पता है, वो भी सेम आ रहा है। तो हम देख के क्लिक कर सकते, सिर्फ ऑब्जर्व करके, कि ओरिजिन ही मेरा सरकम सेंटर, या सॉरी ये ट्रायंगल मेरा इक्विलैटरल होगा। ये मैं क्यों बता रहा हूं, ये क्वेश्चन पूछा गया केबीपीवाई के इंटरव्यू में, विदाउट द यूज ऑफ पेन। बताओ कि ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। सर डिस्टेंस फॉर्मूला ओरली नहीं, थोड़ा सा दूसरा वे अदर देन दैट। तो ये जो बताया ये भी एक मेथड है, थोड़ा यूनिक है ये। और जब ये कोई बच्चा बता देता है ना, उसका इंटरव्यू समाप्त हो जाता है कि यू आर सिलेक्टेड। ये चीजें ऐसी है जो किताबों में नहीं मिलेगी। ये चीजें तो ना वो इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स करके क्यों देंगे, बोलेंगे डिस्टेंस निकाल लो, और 3 साइड बराबर होती तो उसको इक्विलैटरल कहते हैं, तुम भी मान लोगे यस 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 सब यस। पर वो पूछेंगे इसके अलावा कुछ और बताओ, और भी बहुत तरीके हैं इसको प्रूव करने के। पर मैंने अभी थोड़ा बहुत सेंटर्स को यूज करा। और एक पॉइंट और बता देता हूं, क्योंकि तुमने अगर ये नहीं पढ़ा होगा तो ये भी नहीं पढ़ा होगा। अगर ट्रायंगल इक्विलैटरल नहीं है तो ना 3 पॉइंट्स होते हैं, एच जी ओ। क्या बोले मैंने? सेक्शन फॉर्मूला सबको आता है ना? चलो, तो जी को बोलते हैं हम सेंट्रोइड। क्या बोलते हैं बेटा? एच को बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। क्या बोलते हैं? और ऑर्थो सेंटर। ओ को बोलते हैं सरकम सेंटर। सर ऐसे क्यों इसको ओ बोल देते, इसको वो? अब ये स्टैंडर्ड एचजीओ यूज होता है एग्जाम में, ठीक है, तो मैं कुछ कर नहीं सकता, वरना मैं तो ऐसे याद रखता हूं ओजीसी से, क्योंकि ओएनजीसी मुझे याद रहता है, और उस एन का भी कुछ महत्व होता है। 9 पॉइंट सेंटर होता है वो, अब तो खैर आईआईटी के सिलेबस में नहीं है, इनमो वगैरह में आता है 9 पॉइंट सेंटर। कुछ नहीं सर, वो क्या होता है? वो सब बाद में। एक थ्योरी बस ये है कि ये सब इक्वली डिवाइड होते हैं, सब इक्वी डिस्टेंस में होते हैं किसी भी ट्रायंगल जो कि इक्विलैटरल नहीं है, क्योंकि इक्विलैटरल में तो एक ही है। क्या ये इक्विलैटरल में हो सकता है क्या? नहीं, अदर देन इक्विलैटरल।
भूल जाओ वो सब, तुम्हें बस अब ये याद रखना है। HGO 2-4 बार 10 बार 50 बार बोलोगे याद हो जाएगा। H बोले तो ऑर्थो सेंटर, O बोले तो सरकम सेंटर और C बोले G बोले तो सेंट्रॉइड। मतलब सेंट्रॉइड कितने में डिवाइड करता है ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर को? 2:1। सेक्शन फॉर्मूला तुम्हें आता है, 2 पता है तो तीसरा निकाल सकते हो। ये तुम्हें कहाँ आएगा? ये स्ट्रेट लाइन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब शुरुआत होगी और जब तुम्हारे स्कूल में एक क्वेश्चन आता है तो एक बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप या फिल इन द ब्लैंक्स में, 2 पॉइंट देंगे, तीसरा निकालो। समझ आ गया? और ये अदर देन इक्विलेटरल क्यों बोला? क्योंकि इक्विलेटरल में तो तीनों पॉइंट सेम ही होते हैं। तो ये फॉर्मूला क्या, अब बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इसमें भी, स्ट्रेट लाइन में जाएंगे अपन बाद में। क्या ये हमेशा वैलिड है ट्रायंगल में? नहीं, अदर देन इक्विलेटरल। इसी पे जेईई मेन पूछ लेती है क्वेश्चन, वो आते हैं ना असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन, ये हमेशा करेक्ट है, हम करेंगे इस बाद में स्ट्रेट लाइन में, अभी नहीं। ये बस अभी बता दिया क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स में भी तो यूज हो सकता है। 2 पॉइंट दे देंगे कॉम्प्लेक्स में, तीसरा निकालो ट्रायंगल में, तो सेक्शन फॉर्मूला आता है। तो अब इतना पढ़ाया तो ये क्यों छोड़ूं मैं। यहाँ तक कोई डाउट? सबको क्लियर है? यस सर। क्या बस लिखना बाकी। अच्छा लिखना बाकी है, लिख लो। सर ऑफलाइन में कितने लोग हैं? इक्वल हो गए ना अब तो, मैंने तो बोल ही दिया है ना, जो आज आएगा वो कल नहीं आएगा, जो कल आएगा वो आज नहीं आएगा। इक्वल डिवाइड कर दिया मैंने ताकि आराम से 50% ही बैठे, एक बेंच पे 2 और पीछे कुछ खाली भी है बस, और क्या। क्या बोला मैं अरे वो आए ही नहीं ना, और उसमें कुछ ऐसे भी है जो दाहोद के, कोई बाहर के है भाई, कोई सौराष्ट्र के, वो तो वैसे भी नहीं आएंगे, तो जो बच गए उसमें इक्वल डिवाइड। ठीक है, तुम मत लगाओ दिमाग, तुम्हें बस यहाँ लगा, तुम्हारे पास पहले ही एक दिमाग भगवान ने दिया, सही वे में लगाओ। इन सब में लगाने बैठोगे तो सब समझ ही नहीं आएगा क्या हो रहा है। ठीक है, चलो खैर 2:1 याद रखना, शायद तुम्हें इंपॉर्टेंट समझ आ गई है। ठीक है, ये केवीपीवाई ओरिएंटेड पॉइंट था इसलिए बता दिया। ओके चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो हमें एक चीज समझ आ गई है कि x² + x + 1 = 0 के रूट्स होते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज तुम्हें पता है, कितनी भी बड़ी पावर निकाल सकते हो। तो x² - x + 1 के रूट्स क्या होंगे? x को -x रखो तो ये बनता है, मतलब रूट्स हो जाएंगे -ω और -ω²। हमने सिमेट्रिसिटी देखी थी ना, x को -α से रिप्लेस करो तो ऐसे ही बनेगा, मतलब रूट्स जस्ट नेगेटिव हो गए हैं इसके। निकाल लो ना, सॉल्व कर लो, पता चल जाएगा। ये पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट, हाँ, आयोटा + √3 को ओमेगा में रिप्रेजेंट कर सकते हो और आयोटा -√3 को -1 + आयोटा √3 को तो सबको पता है 2 ओमेगा, पता है ना? हाँ सर। यस सर। और -1 - आयोटा √3 को 2 ω²। सर ये क्यों पढ़ा रहे हो? क्योंकि इन सब की पावर दे देंगे बड़ी बड़ी, 1000, आयोटा + √3 की पावर में 1000। ठीक है, तो क्या करोगे? ओमेगा में लिख दोगे अगर उसको, तो पावर तुम्हें आती कितनी भी बड़ी पावर हो। तो आयोटा + √3 और आयोटा -√3 किसके बराबर होगा? याद रखना, रियल इमेजिनरी इंटरचेंज हो गए हैं, तो आयोटा को कॉमन निकालना पड़ेगा, अपन ने पहले देखा है नॉल। या इसको क्या लिख सकते हैं बताओ? मैं तो बना सकता हूँ, बहुत इजी है। पहला फॉर्म बनाना हो ना, तो पहला फॉर्म बनाना बहुत इजी है। ये 5th वाले में आयोटा मल्टीप्लाई कर दो, देखो जादू दिखेगा। करो आयोटा मल्टीप्लाई, तो माइनस आयोटा -√3 हो जाएगा। सर क्यों? आयोटा स्क्वायर -1 होता है, माइनस को उधर भेज दो, बन रहा है ये, चेक करो एक बार। 5th वाले में आयोटा मल्टीप्लाई करो तो तुम्हें, और अब बताओ, आयोटा की भी बड़ी पावर निकाल सकते हो ना, साइकिल 4 की चलती है और ओमेगा में 3 की चलती है, बस ये याद रखना। आयोटा -√3। चलो ये देखो इधर 6 पे देखो, 6 में क्या मल्टीप्लाई करूं? आयोटा मल्टीप्लाई करूं? माइनस आयोटा शायद दिख रहा है, माइनस आयोटा माइनस आयोटा करें। देखो ये दिख रहा है ना,
ऐसे अगर √3 माइनस आयोटा पूछ लूंगा तो 2 आयोटा ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो तुम बस ये याद रखना कि ये सब बदले जा सकते रियल इमेजिनरी आयोटा को कुछ मल्टीप्लाई करके, क्योंकि इतने सब याद नहीं रख पाओगे, रखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, उधर का उधर चल जाएगा। ऑन स्पॉट डिराइव करना आना चाहिए। मैं तो वही करता हूँ, इसलिए मैंने देखो बगल में 5-6 लिख दिया, भले ही वो पहले पढ़ाया हुआ है, और उसमें मल्टीप्लाई करके बस फटाफट लिख दिया, सेकंड्स में काम हो रहा है। तो क्यों मैं एक्स्ट्रा एफर्ट लगाऊं याद करने का। बट इतना पता होना चाहिए कि आयोटा प्लस √3 कन्वर्टेबल है आयोटा और ओमेगा में। जब इतना पॉइंट याद रहेगा तब तुम फटाफट कर सकते हो। तुम मल्टीप्लाई करके देख लो, ये सब सेम। तो √3 माइनस आयोटा पूछे तो 2 आयोटा ओमेगा स्क्वायर, प्लस माइनस का फर्क हो जाएगा। रटोगे तो उलझ जाओगे फिर। खैर मैंने लिखवा दिया, याद रखना है तो याद रख लो। चॉइस इज योर्स। टोटल 6 पॉइंट्स इधर हो गए। 7वां पॉइंट, ये अलग है पॉइंट, ठीक है, इससे रिलेटेड नहीं। Z1, हाँ एक और चीज सुनना, इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, कई सारे बच्चों को ये समझ नहीं आता है, कभी कभी ऐसा लिख देते हैं जानबूझ के, z + 1/z = 1 दे दिया। क्या ये वही है? अरे z मतलब वही x है, एलसीएम लो क्वाड्रेटिक ही दिखेगा। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वैलिड है, रियल हो या कॉम्प्लेक्स। इसको देख के बच्चों को लगता है यहां सर कौन सा क्वाड्रेटिक है। बेटा एलसीएम लो, एक तरफ करो तो क्वाड्रेटिक दिखेगी, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना, रूट्स आएंगे यही दो। करा कुछ नहीं, इस वाले में x से डिवाइड कर दिया, दूसरी तरफ भेज दिया और x को z लिख दिया। तो ये भी याद रखना है, एक बार आ चुका है ये वाला पेपर में, बच्चों से क्लिक नहीं हुआ, मैं सब वो पॉइंट्स बता ही रहा हूं तुम्हें। आखिरी पॉइंट, Z1 Z2 Z3, इसका प्रूफ तो है, खैर नहीं पार्ट 1 से भी कर सकते हैं अगर मैं चाहूँ तो। नहीं मतलब ठीक है, करना हो तो कर लेना। आर द वर्टाइसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इफ, ये 3 क्या है, कोऑर्डिनेट्स दे देंगे तुम्हें, ये क्या है, वर्टाइसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के क्या है, वर्टाइसेस है। तो अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टाइसेस है तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, जेईई मेन डायरेक्ट पूछती है। इसका प्रूफ भी बहुत बेहतरीन है, क्योंकि इसका जब प्रूफ आ जाएगा ना तो एक इंटीजर टाइप का एक क्वेश्चन क्रैक हो जाएगा। इंटीजर टाइप का एक क्वेश्चन क्रैक हो जाएगा, मतलब लॉजिक प्रूफ, वहां कोई इक्विलेटरल कुछ नहीं, अभी आते हैं अपन बाद में। ये ट्रू है, ये हमेशा ट्रू होगा अगर वो इक्विलेटरल बनाता है तो। सर ओमेगा में भी ट्रू होगा क्या, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि वो भी इक्विलेटरल बना रहा था। हाँ रख के देख लेना, 1/1 - ओमेगा सॉल्व करना आ जाएगा, सब में ट्रू है। सर कैसे आया? और एक और बताऊं पॉइंट, एलसीएम लेना, बकायदा पूरी कैलकुलेशन करना, एक तरफ करना, एक तरफ तो क्या करना, उधर तो 0 ही है, तो ये भी मिलेगा। क्या मिलेगा? ये Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर इज इक्वल टू Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1, ये बनेगा। तुम्हारे पास वक्त बहुत है, तुम कर लेना। ये डायरेक्ट रिजल्ट्स काम आते हैं, अभी याद कर लोगे तो अच्छा है। इक्विलेटरल ट्रायंगल जब भी दे तो ये दोनों वैलिड है, ठीक है। अब मजे की बात पता है क्या है, इसे कहते हैं अलजेब्रा। पता है किसे कहते हैं? इससे ये तो बना सकते हो, पर इससे ये बनाने में पसीने क्या कुछ भी नहीं कर पाओगे, पसीने तो छूट जाएंगे पर नहीं कर पाओगे, ठीक है। बहुत टफ है, नहीं विश्वास होता तो करके देखना, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। कोई बात नहीं। सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म बनाने की ट्राई करना, जबरदस्त क्वेश्चन है। पूरा अलजेब्रा तो कुछ नहीं करोगे फिर, जैसा था पूरी उल्टी इक्वेशंस लिख दोगे। पहले वाले का पूरा प्रूफ लिखो, सर नीचे से ऊपर देखो, मैं इसको पहले से वो लिख देता हूं। तो ऑब्वियसली ऐसा नहीं दिमाग में क्लिक होता है, तुम्हें ये दे देंगे और ऐसा कुछ बनाना है, तुम्हारे दिमाग में आएगा ही नहीं कभी भी, ठीक है। इसीलिए ये दोनों एक्सप्रेशन अलग अलग से लिखवा रहा हूं, और इसीलिए इन दोनों के प्रूफ्स भी अलग अलग तरीके से करते हैं, तो बराबर हो जाएगा। एक तरीका ये भी होता है, आई डोंट नो तुम्हें पता है कि नहीं, दो चीज बराबर है, यू आर नॉट एबल टू प्रूव इट,
मैं दो अलग अलग तरीके से बराबर कर दूंगा, फिर तो बराबर है ना। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है, बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है जो आईआईटी जेईई यूज करती है, इनमो ओलंपियाड्स केवीपीवाई सब यूज करती है। इसकी प्रूविंग अलग से मैं बात करूंगा कॉम्प्लेक्स पार्ट 2 में, पर इसकी प्रूविंग पार्ट 1 से बहुत इजीली हो जाती है। बताता हूं कैसे, सुनना सब ध्यान से, तुम शायद अभी नहीं सोच पाओगे क्योंकि ABC Z1 Z2 Z3 क्या ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है? हाँ जी बोला है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में तुम्हें क्या पता है अभी तक? तीनों साइड्स बराबर होती है। तो अगर तीनों साइड्स बराबर होती है तो मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 का मतलब भी वही होता था, Z1 पॉइंट का Z2 से डिस्टेंस, तो वही Z2 माइनस Z3 के बराबर होगा, तो वही Z3 माइनस Z1 के बराबर होगा। तो तीनों बराबर है तो क्यों ना उसकी वैल्यू को K मान ले, बराबर ही है के। हाँ, आने वाला हूं, बस ये आखिरी पार्ट के बाद इंटीजर टाइप पे ही आऊंगा बिल्कुल। वहां पे इसकी प्रोसेसिंग जो चल रही है ना वो वहां यूज हुई है क्वेश्चन में। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ आ रहा है ना? यस सर। ओके, स्क्वायर कर दिया। जब कभी भी मॉड आता है तो स्क्वायर करके z इंटू जेड बार लिखते हैं, ये मैंने पॉइंट बहुत पहले से बता रहा हूं मैं, इसीलिए मैंने स्क्वायर करा, और इसीलिए मैंने स्क्वायर करा, और इसी के लिए मैंने उसको कॉन्जुगेट में लिख दिया फिर, और कॉन्जुगेट एडिशन सबट्रैक्शन में अलग, वो सब में एक सेपरेट होते हैं। Z2 माइनस Z3 इंटू उसका कॉन्जुगेट, सबको लिख दिया इक्वल टू के स्क्वायर। तो Z1 बार माइनस Z2 बार को अपन ऐसा लिख सकते के स्क्वायर अपॉन Z1 माइनस Z2 लिख सकते हैं। तो वही दूसरे और तीसरे को मतलब आखिरी वाले को लोगे तो Z2 बार माइनस Z3 बार के स्क्वायर अपॉन में Z2 माइनस Z3, और तीसरा है Z3 बार माइनस Z1 बार के स्क्वायर अपॉन में Z3 माइनस Z1। समझ आया कि नहीं आया? ये सोचना टफ है बट याद रखना है। क्या करोगे अब तीनों को ऐड, देखो जादू दिखेगा, करो ऐड करो। न्यूमरेटर सॉरी लेफ्ट हैंड साइड की पूरी टर्म बन रही है अंडा, बन रही है कि नहीं? ऐड करो ऐड करो, सब कैंसिल हो रहा है, के स्क्वायर को बाहर निकाल दो, इक्वल टू में 0 है, फेंक दो दूसरी तरफ क्योंकि वो नॉन जीरो है, तो मिलेगा क्या? हेंस प्रूव 1 अपॉन Z1 माइनस Z2 प्लस 1 अपॉन Z2 माइनस Z3 प्लस 1 अपॉन Z3 माइनस Z1 इज इक्वल टू 0। याद रखना ये सब कॉम्प्लेक्स में चल रहा है, रियल नंबर्स में मत सोच लेना, मतलब मे बी कभी हो जाए बट कॉम्प्लेक्स में वैलिड है, इमेजिनरी भी हो सकता है। कॉम्प्लेक्स रियल कॉम्प्लेक्स, हाँ मतलब जनरली कॉम्प्लेक्स एक ना एक रूट कॉम्प्लेक्स होता ही है, उसमें बात कर रहे हैं। 1 अपॉन Z1 माइनस Z2 प्लस 1 अपॉन Z2 माइनस Z3 प्लस 1 अपॉन Z3 माइनस Z1 0 होता है। इसी का कॉन्जुगेट ले लो पूरे का, तो इसका कॉन्जुगेट भी 0 हो जाएगा, वो भी कहीं से। ओके, तो ये प्रूफ समझ में आया सभी को ऑनलाइन स्टूडेंट्स? यस सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ था, बहुत बेसिक प्रूफ था, इसमें कुछ भी हाईटेक चीज कुछ नहीं लगी। तो कॉम्प्लेक्स पार्ट 1 में हम इसको ले सकते हैं इसके प्रूफ को, और शायद इसीलिए मैंने ये वाला पॉइंट लिखवाया। और अब तुम जब इसका एलसीएम लोगे, एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो तुम्हें दूसरा मिल जाएगा। तो हमने पार्ट 1 के थ्रू सॉल्व कर लिया। अब इसको अलग से पार्ट, ये जो सेकंड वाला पार्ट है इसको अलग से हम देखेंगे पार्ट 2 ज्योमेट्री के थ्रू, रोटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। बहुत जबरदस्त थ्योरी है वो अभी नहीं ले सकता हूं मैं टाइम बाउंडेशन के कारण, वरना वो थ्योरी भी बहुत अच्छी है। मतलब तुम इतना समझ लो कि जैसे किसी इक्विलेटरल के 2 पॉइंट्स गिवन है, तो तीसरा सेकंड्स में निकल सकते हैं अगर रोटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आता है। सर पर आप बोल रहे हो इक्विलेटरल और कॉम्प्लेक्स, बेटा कोई भी कोऑर्डिनेट को अपन कॉम्प्लेक्स में लिख सकते हैं। हाँ 1,2 को 1+2 आयोटा नहीं लिख सकते हैं। सर मतलब हाँ मतलब कोऑर्डिनेट को अपन कॉम्प्लेक्स में स्विच कर सकते हैं। हाँ तो सर ऐसे तो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन हो जाएंगे सॉल्व। हाँ जी हाँ बिल्कुल हो जाएंगे। तुम्हें शायद इतना जरूर पड़ा होगा कि बहुत सारे क्वेश्चन वेक्टर से सेकंड्स में सॉल्व होते हैं। तो वेक्टर का 2D फॉर्म के हटा दो तो बनेगा कॉम्प्लेक्स फॉर्म एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो के हटा दो तो 2 अगर वेरिएबल वाला है तो a प्लस आयोटा भी कॉम्प्लेक्स भी तो 2 वेरिएबल लेके चलते हैं। ये सब अपन बाद में देखेंगे। मैं ये क्यों बता रहा हूं
क्योंकि बहुत बच्चों को ऐसा लगता है कॉम्प्लेक्स एंडिंग में आ गए हम कि कॉम्प्लेक्स पढ़ते ही क्यों है। तो कॉम्प्लेक्स के बहुत एप्लीकेशन है रियल लाइफ में, बाकी तो ऐसा तो बहुत है पूरे फिजिक्स में नेटवर्क एनालिसिस करके आगे अगर तुम जाते हो इलेक्ट्रिकल और वो सब जाते हो उसके अंदर तो पूरा कॉम्प्लेक्स से ही सॉल्व करेंगे, यूलर फॉर्म और ये बहुत कुछ यूज होता है। रियल चीजें सब इमेजिनरी का यूज करते हुए क्रैकिंग। तुम्हें एग्जांपल बताया ना अभी, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल में 2 पॉइंट्स गिवन है, तीसरा तुम कॉम्प्लेक्स से सेकंड्स में निकाल लोगे, उसे कहते हैं रोटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रोसेस है। वो हम सब बाद में देखेंगे, बस पता है। अरे डिराइव करेंगे रे, क्यों टेंशन लेता है। चलो खैर ये हो गया। तो मेरे ख्याल से तुम इस पॉइंट की इंपॉर्टेंस समझ गए हो। तो कोरोलरी में आजकल ना जेई मेन वाले ये पॉइंट पूछ लेते हैं और बच्चों से बनता नहीं है। ओरिजिन Z1 और Z2 अगर ये 3 इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स है, अगर ये 3 इक्विलैटरल के वर्टेक्स है तो Z3 को 0 मान लो, कोई दिक्कत है क्या? मान सकते हैं। तो Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर इज इक्वल टू Z1 Z2, सिर्फ इतना सा बचेगा। क्योंकि 0 वाला कट गया। बाकी कहाँ गए? Z3 वाला तो 0 हो गया ना। या इसको ऐसा लिख सकते, देखो जादू दिखेगा। डिवाइड करा और कुछ नहीं करा है। और ये वाइसे वर्सा भी ट्रू है। वाइसे वर्सा बोले तो अगर ये कभी दे दे तो मान लेना ये तीनों पॉइंट्स इक्विलैटरल बनाएंगे, गारंटीड बनाएंगे। घोट लो इसको बहुत अच्छे से, देखेंगे पार्ट 2 में क्वेश्चंस, अभी नहीं है इसमें, पार्ट 1 में शायद। पर मेरे ख्याल से AITS वाले पूछ सकते हैं क्योंकि हमने इसमें कॉम्प्लेक्स पार्ट 1 के लॉजिक से लगाया। यही तो होते हैं वो AITS वाले, ऐसी चीजें पूछते हैं, हमें लगता है हमने पढ़ी ही नहीं है। अरे पढ़ा सब कुछ है, अप्लाई नहीं कर, अप्लाई करने में दिक्कत आ जाती है। कॉम्प्लेक्स पार्ट 1 में कई जगह पे तुम नहीं, मतलब तुम किसी भी XYZ इंस्टीट्यूट के बच्चे से पूछना, उसको लगेगा कॉम्प्लेक्स पार्ट 1 में कुछ भी नहीं है, सब पार्ट 2 में आता है। तो उस बच्चे को मेरी चैलेंजिंग की 2 शीट दे देना, उसको पता चल जाएगा कि कितना जबरदस्त है पार्ट 1 भी। और वो अभी जैसे अपन इंटीजर टाइप देखेंगे वो वाले में भी, ठीक है। बहुत अच्छी अच्छी वेराइटीज है जो ये बेसिक से ही बनती है, ठीक है। इसलिए पूछने के लिए तो बहुत है वेराइटीज, अगर पूछना चाहे तो। ये हो गया। और हाँ एक और चीज रहता है, एक पॉइंट और याद आ रहा है इसके पहले कि मैं भूल जाऊं, डिराइव तुम कर लेना, मैं नहीं बताऊंगा इसका डेरिवेशन। अरे अरे Z1 Z2 इसको प्रूव करने का ट्राई करना, ये होमवर्क है तुम्हारा, बहुत इजी प्रूव है। Z1 Z2 Z3 मेरे इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टाइसेस हैं और Z0 जो है वो होगा मेरा इक्विलैटरल है ना, ये सेंट्रोइड भी बोल सकते हो, या इसको सरकम सेंटर भी बोल सकते हो, या इसको ऑर्थो सेंटर भी बोल सकते हो, या इसको इन सेंटर भी बोल सकते हो, सब बराबर होते हैं। हाँ मतलब ये वाला हमें पता है, अब इसमें Z0 कैसे इंट्रोड्यूस होगा और कैसे बनेगा वो तुम सोचना भाई, वो मेरा काम नहीं है। ओके वो मैं बता दूंगा तो तुमने क्या सोचा फिर। ये याद रखना है, रिमेंबर थ्राइस ऑफ Z0 स्क्वायर, Z0 इनमें से कोई सा भी ले लो और ये इक्विलैटरल के ही है। और अगर ये इक्विलैटरल के तो ऊपर वाला रिलेशन हम यूज कर सकते हैं, कुछ एक आध थोड़ा सा लॉजिक और लगाना, ये प्रूव कर सकते हो तुम। और Z0 हमारा इनमें से जो तुम्हें आता है, इनमें से तुम्हें एक ही आता है बस अभी तक कोऑर्डिनेट निकालना, वो है सेंट्रोइड। तो तुम समझ गए हो कैसे होगा अब ये क्वेश्चन, अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा। चलो खैर ये हो गया, अब तुम ट्राई कर लेना Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 बाई 3। होल स्क्वायर वगैरह एंड ऑल करना है, आ जाए। बाय 3 होगा ना? हाँ कर रहा हूँ, शांति। बाई 3 सेंट्रोइड या सरकम सेंटर भी वही होगा। ये हो गया अपना पार्ट, आज का लेक्चर का पार्ट 1 समाप्त हुआ। सर बोलते जाओ। आपने जो ऑर्थो सेंटर का दिया उसका कोई फार्मूला होता है? सबके होते हैं, स्ट्रेट लाइन में आएगा। सर आपने जो ट्रिग्नोमेट्री की शेप दी उसके अंदर भी है ना? हाँ हाँ उसमें भी बहुत सारे हैं। सर तो सीक्वेंशियल सीरीज भी करना था। देखते हैं हो पाता है कि नहीं। पहले ये इंटीजर टाइप के क्वेश्चन में कोई डाउट है कि ये डिस्कशन बाद में करें इसका, बाद में सीक्वेंस से स्टार्ट कर दें। स्टार्ट कर लेते।
तो ये कर लोगे, फिर ये करना, इस पे क्वेश्चंस आएंगे शीट से आगे टर्म एग्जाम वगैरह सब में, और तुम बोलोगे तो मैं डिस्कस कर लूंगा एक एक पॉइंट। तो तुम अगर अभी बोल रहे हो तो ये हाँ सर नेक्स्ट क्लास में फर्स्ट पहले से ही कर दूंगा। ये मेथड 2 बेटा, ये ज्योमेट्री पढ़ा दी है, अब बताता हूँ कैसे क्या। ये 2 दिक्कत दे रहा है शायद, ये 2 नहीं होता तो अपन कंपेयर कर सकते थे, तो मैंने जबरदस्ती बाहर निकाला। तो बेटा जब वो 2 बाहर जाएगा, अगर वो 2 बाहर जाएगा तो ये बनेगा 6/2 3 होता है। तो अगर इसकी मिनिमम निकालनी है ओवरऑल की, ये पूछा ना क्वेश्चन में, देखो तो अगर मैं उसकी निकालूंगा तो इंटू 2 कर ही सकता हूँ एफएफएम मेथड टाइप से, और ये ज्योमेट्रिकली फील करके आ रहा है, उसमें इंटू 2 कर देना। अब सोचो, ये आईआईटी जेईई 2013 का क्वेश्चन है, आईआईटी जेईई 2013-14 का क्वेश्चन। करो चलो, ये ट्राई कर लेना तुम, इंटीजर टाइप क्वेश्चन सभी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। अब और तो क्या बोलूं, ये रहा वो पॉइंट। सर ये सब लेवल 2 के है ना? हाँ लेवल 2 के जो इंटीजर टाइप है ये वो वाले हैं। लेवल 1 के इंटीजर टाइप तो डिस्कस कर चुके हैं मैंने, लेवल 1 हाँ तो सर पूरा वो ही तो हो हो गया गया। है। हाँ वो पूरा हो गया। जितने आ जाए भाई, इसके बाद सब आने चाहिए। अभी तो जो है तुम सब में अलजेब्रा ही सीख रहे हो बस। इसमें ये मैंने आज बता ही दिया है इसका अलजेब्रा, कि इक्वल टू के मान के स्क्वायर करके वही सेम टाइप का ही आंसर 0 आएगा। ये फैक्टराइजेशन बता दिया है, ये तुम बाकी देख लेना, ठीक है। क्वेश्चन सब अच्छे ही हैं, नहीं पर अब बनने चाहिए। ये तुम्हें AITS टर्म एग्जाम ये वो है, झलकी है बस उसकी। यूनिट टेस्ट में तो ऐसे नहीं आएंगे, बट फिर भी अभी से प्रिपेयर रखो तो अच्छा है ना। अरे बंदी हो गई। चलो तो कॉम्प्लेक्स, आज मैं सीक्वेंस सीरीज का जैसा मैंने लिखा था, तो मैं आज सिर्फ तुम्हें बेसिक सीक्वेंस सीरीज की थ्योरी बता देता हूँ, जिससे तुम एनसीईआरटी तो करना शुरू भी कर दोगे। फिर 84 थ्योरी मैंने सब पढ़ाया हुआ है, बस लिखना भर है, ठीक है। अभी ये पेंडिंग में रह गया है, अभी फिर से ये लेवल 2 वाला। चलो कोई नहीं, सीक्वेंस एंड सीरीज, ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है अगर ओलंपियाड्स या उसके पॉइंट ऑफ व्यू सोचो तो, क्योंकि थ्योरी कम है। ये क्या हुआ? बहुत क्वेश्चन था। उसकी शीट बन गई मेरी, बस वो कर लेना, उसी से 5 मार्क का आएगा। 2021 सेशन शायद पिछले, हाँ अब यहाँ से वन नोट आ गया था पिछले साल, तो अब इसके बाद के पूरी चीजें इसमें मिलेगी। अच्छा ऐसा, हाँ तब तक वन नोट और सब, उसके पहले हम बोर्ड पे पढ़ा रहे थे और कैमरा यहाँ लगा रहता था सामने। बच्चों को तो हर चीज में आप जैसे बोलो, आप कंफर्टेबल तो क्या है, अब ठीक है, कंफर्टेबल नहीं हो तो भी होना ही है कंफर्ट, कोई ऑप्शन नहीं था। चलो खैर, बेसिक आते हैं अपन एपी, जीपी और एचपी, ये 3 आते हैं। तो एपी में बहुत सारी चीजें आती है, जीपी में भी आती है और एचपी में भी आती है। तो आज अपन वो बेसिक थ्योरी ले लेते हैं, उसके बाद तुम अगर चाहो तो आरडी शर्मा स्टार्ट कर सकते हो आज की क्लास के बाद। एनसीईआरटी या आरडी के सॉल्ट एग्जाम। एपी बोले तो सर एनसीईआरटी में तो बहुत इजी है सब। फिर भी तो आरडी के सॉल्ट एग्जाम्पल कर लो, और अगर वो भी हो गया है तो फिर मॉड्यूल उठा लेना, ठीक है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसमें तुम्हें अपने लेवल पे प्रैक्टिस ज्यादा करनी है, ठीक है। ये टॉपिक्स में मैं शीट्स एंड ऑल तो तुम्हें दे दूंगा, मैं कहाँ से क्या करनी है तुम्हें प्रैक्टिस। वेराइटीज बहुत है इसमें, क्योंकि ये ओलंपियाड का पार्ट है ना, तो इसी कारण आईआईटी को अगर टफ क्वेश्चन देना है तो उसके पास बहुत सारे ओलंपियाड के पीवाईक्यू पड़े हुए हैं। बट आईआईटी में रिपीट बेटा ओलंपियाड के पीवाईक्यू को थोड़ा सा चेंज करके न्यूमेरिकल टाइप दे देगी। फॉरेन ऑथर की बुक से बहुत क्वेश्चन रिपीट होते हैं आईआईटी में, थ्योरी वाइज, मतलब तुम्हें उस टाइप का मिलता जुलता जरूर मिलेगा। एपी, जीपी, एचपी, ये 3 चीजें हैं तुम्हारे सिलेबस में, शायद एपी और जीपी ही है इन योर एनसीईआरटी। ओपन करके देख लें, सिर्फ एपी जीपी पर हाँ एचपी एचपी नहीं है सर। हाँ उसमें नहीं। तो इसका सबसे पहले एनएट टर्म का फॉर्मूला बोलो। a plus n minus 1 into d।
Sn का फॉर्मूला n/2 into a plus l. ये भी होता है, ये सबने पढ़ा होगा कि ये भी स्किप हो गया था। नहीं सर, ये नहीं हुआ था। पढ़ा था। हटा दिया और सिलेबस कट में ये भी हटा दिया। इसके एप्लीकेशन हटा दिए थे। हाँ कुछ पता नहीं, मतलब मैं कह नहीं सकता। जैसे कि तुम्हारे जो सीनियर्स हैं उनका बाइनोमियल थ्योरम हटा दिया था पिछली बार, और इस साल के एक जेईई मेन के एक पेपर में, सिर्फ एक पेपर में 6 से 8 क्वेश्चन बाइनोमियल के आ गए। या फिर आपने तो पढ़ा मैं तो बहुत डिटेल, 1 महीना करीब चले थे 15-20 लेक्चर उसमें। बट जो बोलता है ना सिर्फ हमें बोर्ड लेवल का स्कूल के अकॉर्डिंग चलना है, बाकी नहीं पढ़ना है, वो जेईई मेन में गया 6 क्वेश्चन नहीं बने 25 में से। अब क्या लड़ने जाओगे उनसे? यहाँ तो लड़ लेते हो तुम हर चीज में हमसे, पर वहां तो कोई लड़ेगा भी नहीं। और वो गया जिसने ध्यान से, मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कई सारे बच्चों ने क्वाड्रेटिक भी उतना ध्यान से नहीं पढ़ा क्योंकि वो स्कूल में नहीं है, पर इन्हीं पे क्वेश्चन ज्यादा पूछ रही है आजकल जेईई में, जो एनसीईआरटी में ज्यादा नहीं दिया हुआ है, और वहां बच्चे नॉर्मल वाले फंस जाएंगे फिर। क्योंकि जेईई मेन के सिलेबस में कुछ भी कम नहीं हुआ है, मैं बार बार यही कह रहा हूं सबको। बहुत बच्चों के मेरे पास मैसेज आते हैं, सर ट्रिगो इक्वेशन कट गया बोर्ड से, छुप रहा है। हाँ सर, बोर्ड मतलब 11th में ऑनलाइन में भी एक बच्चा छुप रहा होगा, उसको पता है किसने मुझे बोला था, सर अब क्यों पढ़े ट्रिगो इक्वेशन तो है ही नहीं सर, हम बहुत खुश हैं। अरे बेटा जेईई आईआईटी जेईई मेन में उसी से ही आएगा क्वेश्चन, उसी से ही, देख लो प्लीज भाई, तो वही बात हो जाती है। चलो खैर लिखो अब, ये याद आ रही है कि नहीं, ये सब बताया हुआ है। हाँ सर, ये भी आपने पढ़ा है। टीएन में ए हमारी फर्स्ट टर्म, ये तो वही है ए। आर बता देता हूं बस, आर है हमारा कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो, इसका कॉमन रेशियो। जीपी बोलते किसको है, एक बार फॉर्मली ऑफिशियली भी पढ़ लें। जब a2 अपॉन a1 इज इक्वल टू a3 अपॉन a2 एंड सो ऑन मिले, और जिसको अपन इक्वल टू r कह देते हैं, जहां पे सेकंड अपॉन फर्स्ट मतलब रेशियो कांस्टेंट होता है तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन जाता है, जहां डिफरेंस कांस्टेंट होता है तो एपी होता है। ऐसे समझ लो ठीक। तो r तुम्हें समझ आ गया कैसे निकालना है, n मेरी नंबर ऑफ टर्म्स है, a मेरी फर्स्ट टर्म है, लिखूं क्या फर्स्ट टर्म, a वही चल रहा है, ठीक है, n नंबर ऑफ टर्म्स ये होता है। अब इसमें ना 2 फॉर्मूले दिए रहते हैं, बच्चों को लगता है सर यहाँ पे तो 2 फॉर्मूले दिए एनसीईआरटी ने, अरे फॉर्मूला एक ही है। देखो जादू देखोगे तुम अभी, हाँ तुम अभी जादू देखोगे, देखना इसको अलग फॉर्मूला बोल देते हैं, अरे एक ही है, ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई करा, पर ऐसा लगता है कुछ नया है, ठीक है। वो क्या करते हैं, क्योंकि उनको पता है एनसीईआरटी को कि तुम्हारी कैलकुलेशन बहुत बेकार है, इसलिए वो क्या करते हैं, वो बोल देते हैं कि ये वाला तब लगाना जब मॉड आर ग्रेटर देन 1 और नीचे वाला तब लगाना जब मॉड आर लेस देन 1, ताकि पॉजिटिव में आंसर आएगा। देख लो ना 1 माइनस है, फ्रैक्शनल बनेगा ना इसमें r, तो पावर में n फ्रैक्शनल तो 1 माइनस फ्रैक्शनल पॉजिटिव आएगा, बस इसीलिए बाइफरकेशन किया है। पर तुम कोई सा भी लगा सकते हो, ऐसे लोड मत लेना, रट के मत जाना कि ग्रेटर देन 1 हो तो ये लगाना है, नहीं कोई फायदा नहीं। बट हाँ उसके बाद का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि शायद एनसीईआरटी ने ये भी नहीं दिया है, इन्फिनिटी नहीं है सर, उसमें नहीं है, अलग से दिया होगा शायद, आखिरी के पन्नों में कुछ कुछ एक्स्ट्रा बहुत चीजें दी रहती हैं बुक के एंड में शायद, और एग्जाम्पलर की बुक में मिल सकते हैं। a अपॉन 1 माइनस आर, ये कब, ये क्या है, इन्फिनिटी टर्म्स हो गई है, बट कंडीशन है कि r मेरा -1 to 1 के बीच में ही होगा, या इसी को लिख सकते हैं मॉड ऑफ r लेस देन 1। याद हो जाएगा ऑनलाइन स्टूडेंट्स? यस सर। इजी प्रूफ है इसका, पता है ये ऊपर वाले से ही आया है। फ्रैक्शनल की पावर में इंफिनिटी, n क्या हो गया, इंफिनिटी हो गया, तो फ्रैक्शनल की पावर इंफिनिटी, फ्रैक्शनल होगा ना r, नेगेटिव है पॉजिटिव, टेंडिंग टू इंफिनिटी शायद 0 पे अप्रोक्स होगा, नहीं विश्वास होता है तो 1/2 की पावर बढ़ाते जाओ, जितनी बढ़ा सकते हो उसकी पावर बढ़ाते जाओ, धीरे-धीरे कम होता है, तो वो और छोटा और छोटा और छोटा, तो वो टेंडिंग टू 0, तो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, क्योंकि टर्म्स भी इंफिनिटी थोड़ा ना पता है, फाइनाइट थोड़ी ना है, वो फाइनाइट है, तो अप्रोक्सीमेटली सीरीज का सम ये होगा। अगर टर्म जीपी में है तब, और अगर ये कंडीशन है तब, अगर मॉड ऑफ आर ग्रेटर देन 1 है तो इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी सम हो जाएगा, फिर बढ़ती जा रही है ना वैल्यू, तो 2 4 8 16
ऐसे इंफिनिटी तक जा रही है, जीपी है, सम क्या होगा इन्फिनिटी। ठीक है, चलो खैर ये हो गया। अब अपन आते हैं एचपी में। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? नो सर। चलो अब एचपी सर। आता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हाँ बेटा बोलो। सर आपने जीपी में रेशियो कांस्टेंट कहा था ना? बिल्कुल, सेकंड अपॉन फर्स्ट, थर्ड अपॉन सेकंड, इसको आर बोलते हैं। ओके। जो यहाँ डिफरेंस बोलते हैं ना, फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब सेकंड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकंड, उसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, चलो तो एचपी में देखते हैं A1, A2, ये एचपी है। तो एचपी कब होगा? जब इसका रेसिप्रोकल एपी में होगा। मतलब कोई भी सीरीज पता करनी हो वो एचपी में है कि नहीं, तो सभी टर्म्स का रेसिप्रोकल कर लो। और अगर अब तुम्हें एपी दिखाई दे तो गिवन सीरीज किस में थी? एचपी में थी। बस इतना ही है। मतलब जब रेसिप्रोकल की टर्म में ये रिलेशन आ जाए तब अपन बोलेंगे क्या एचपी में है। ये कंडीशन हो गई। जब भी ऐसा दिखे, मतलब टर्म्स के रेसिप्रोकल का डिफरेंस ऐसा दिखे, ये बराबर चल रहा है, तो वो हो गई एचपी। अरे ये तो समझ आता है ना सबको, डिफरेंस कांस्टेंट हो गया, ये हो गया। मतलब कुछ हाईफाई नहीं था, ये भी आसान था याद करने के लिए। ये होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो इसकी सर एनेट टर्म क्या होगी? तो कोई बात नहीं, लोड नहीं लेने का। क्या तुम एपी की एनेट टर्म बता सकते हो इस सीरीज की? वो तो बहुत इजी है, डिराइव ही कर लेते हैं अपन। क्या होगी भाई इसकी एनेट टर्म? 1/an। क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी मान लेते हैं, ये हो गया। और d क्या है? ये इक्वल टू डी है, ये है ऊपर वाला d। देख लो आराम से, कोई जल्दी नहीं। ये अगर मेरा एपी में है तो 1/an को तुम ऐसा लिख सकते हो, शायद तुम्हें ये तो पता ही होगा। अगर वो एपी में तो ये तुम्हें पता है। मुझे an निकालना है, याद रखना। तो क्या करोगे अब? रेसिप्रोकल। तो ये रटोगे नहीं तो भी चलेगा, तुम बस याद रखना रेसिप्रोकल करके एपी में बदल लो, फिर एपी की सब प्रॉपर्टीज एंड ऑल सब लगा दो। ये बन गया। ये होती है मेरी जनरल टर्म Tn इन एचपी। 1/1/a1 प्लस, और ये डी क्या है? a2 माइनस a1 नहीं है, यहां गलती मत कर देना। 1/a2 माइनस 1/a1। ये बस याद रखना। तो सर सम का फॉर्मूला क्या होगा? सम का फॉर्मूला सर रेसिप्रोकल करके ऐड कर दो और फिर रेसिप्रोकल कर दो। ये बच्चे बोलते हैं 8वीं 9वीं। बेटा ये एक नॉर्मल सी एक चीज पूछता हूँ सबसे, हाँ सभी सुनना। हाँ, ऐसा होता है क्या? बहुत बच्चों को लगता है। मुझे ये निकालना है सम। ठीक है, तुमने क्या करा? नहीं वो सम निकाल के रेसिप्रोकल कर नहीं दिया। ये सर। दोनों बराबर होते हैं? नहीं। मेरे ख्याल से तो नहीं होते, मैंने कभी नहीं पढ़ा ये दोनों बराबर होते हैं। किसी स्पेशल केस हो जाए तो बात अलग है। तो सर फिर कैसे सम निकलेगा? ये टेक्निक एपी वाली टेक्निक से तो होगा नहीं सम। तो देयर इज नो डायरेक्ट फॉर्मूला, देयर इज नो सच फॉर्मूला जो आज तक डिराइव नहीं हुआ है। तुम्हारे लिए अब बोलते हैं ना सर हम भी कुछ नया करेंगे, तो करो। एचपी का सम की जनरल टर्म बना के बता दो, सम की। मिल जाएगा। क्या मिलता है इसमें? इसका तो इसमें नहीं मिलता है, किसमें मिलता है? नोबल मैथमेटिक्स प्राइज बन जाएंगे। हाँ बस बस बस, नो डायरेक्ट फॉर्मूला। 7 का डिवीजन करेगा ना 11 में बड़े छोड़ के करने में। पर बड़े बड़े जितने भी पहले हुए साइंटिस्ट, इनसे आइंस्टीन, न्यूटन भी क्यों ना हो, वो भी नहीं निकाल पाए। न्यूटन ने निकाला था। एचपी के सम का डायरेक्ट फॉर्मूला कुछ नहीं है, देयर इज नो डायरेक्ट फॉर्मूला, इसलिए पढ़ाया नहीं जाता है। हाँ एक की जगह मैंने अपना नहीं बन एपी की बात कर रहा हूँ, एपी का जो फॉर्मूला है उसमें बैठ। मैंने अभी तो बताया वो चीज। तुम इसका सम निकालोगे और इसका रेसिप्रोकल कर दोगे, तो बेटा ये सम का रेसिप्रोकल ये नहीं बनता इनका सम। 8वीं 9वीं के बच्चे। अरे एग्जांपल लेके देख लो। आप कोई भी एक सीरीज बताओ मुझे जो एचपी में होती है। 1/2 + 1/3 क्या ये एचपी है? बिल्कुल है। इनका सम करो और तुम इनके रेसिप्रोकल का सम करके रेसिप्रोकल कर लो, सेम नहीं दिखेगा। करके बताओ, करके बताओ। इसका सम करके देखो। ये सॉरी ये तुम एपी करोगे ना इसका रेसिप्रोकल, तो 1 + 2 + 3
कहाँ से सेम आएगा यार? ये 1/10 ये ऐसा बनेगा और इसका सम 1 नहीं होता है 1/10। इंडिविजुअल तो नहीं होता। 1/6 डिनोमिनेटर को इंडिविजुअली नहीं। चलो खैर, किसी को कोई डाउट? एपी जीपी एचपी के मैंने फॉर्मूले लिख दिए हैं। अब जितना जल्दी हो सकता है तुम इनके क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर दो। अब इसमें बस क्वेश्चंस ही है जो हम करेंगे आगे के 10 लेक्चर। हाँ, 3 पॉइंट्स और बता देता हूं मैं स्पेशल सीरीज के, ताकि पूरी थ्योरी, बस एक अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक मीन वाली थ्योरी बाकी रह गई, वरना तो एनसीईआरटी की पूरी थ्योरी खत्म है। फिर भी मैं AM GM भी पढ़ा AJP भी आया था, सब आएगा। पर वो एनसीईआरटी ने नहीं दिया AJP। पर हमने तो पढ़ेंगे अपन तो सब पढ़ेंगे ना, मैं तो एनसीईआरटी की बात। स्पेशल सीरीज बोले तो ये वाली जो शायद बेसिक फंडामेंटल पार्ट 1 में पढ़ाया था, पार्ट 2 में नहीं बताया, तो बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा। और ये एनसीईआरटी में गिवन है, और मैंने शायद इधर ही एक प्रूव करने को बोला था, ये प्रूव करना सीरीज। पहली तो बहुत इजी है, एपी है, ठीक है। पर तुम्हें पता है, तुम्हें पता है इसका प्रूफ एक बहुत बड़े साइंटिस्ट ने थोड़ा अलग वे में दिया था इसका प्रूफ, अगर शायद तुमने पढ़ा हो तो। इस पूरी सीरीज को पलट के ऐड कर दिया। हाँ, इसको पूरे को SN बोला, इस पूरी सीरीज को पलट दो तो सम थोड़ा चेंज होगा, नहीं होगा। हाँ सर, ये था। हाँ, अब ऐड कर दो तो सब n+1 ही बनेंगे। कितने आएंगे n+1? n टाइम्स, 10 टाइम्स आएगा, है ना मैजिक। और ये हम करेंगे ऐसे क्वेश्चंस भी बहुत, जब पलट के ऐड और बहुत सारी चीजें करने वाले। स्टोरी बताई थी उसकी। हाँ, तो टीचर ने उसको दिया था ऐसे ही फालतू में, और बस, बना के बैठ गया। हाँ सर, हाँ। हाँ, चलो जल्दी से लिखो। नहीं, वो लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है, पलट के ऐड करना। हमने थोड़ा बहुत ट्रिगो में देखा था ना, इक्विडिस्टेंस का सम हो रहा है फर्स्ट और लास्ट, वो वही है पलट के ऐड करने वाला लॉजिक, फर्स्ट और लास्ट का। वो लॉजिक बहुत जगह यूज हुआ है मैथ्स में। इसलिए ये लिख लो। ये तीनों फॉर्मूले तुम्हें किस में मिलेंगे? हाँ, उसमें तो ठीक है, एनसीईआरटी में भी मिलेंगे। ये हो गया। इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, हाँ, समेशन ऑफ आर गोइंग फ्रॉम 1 to n, समेशन ऑफ आर स्क्वायर, मतलब ये हो गया समेशन ऑफ आर क्यूब, जिसको अपन समेशन ऑफ आर का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। क्या मैजिक है बोलो। समेशन ऑफ आर क्यूब इज समेशन ऑफ आर का होल स्क्वायर। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात हुई है, मतलब 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब इज नथिंग बट 1 प्लस 2 प्लस 3 का होल स्क्वायर। नहीं, मतलब यूज तो ठीक है, बट ये मैजिक है, देख लो ना, उसका होल स्क्वायर ही तो हो रहा है ऊपर वाली सीरीज का। तो ये अब याद रख लोगे तुम, ठीक है। ये थ्योरी भी दी हुई है एनसीईआरटी ने, अब तुम एनसीईआरटी शुरू कर सकते हो, ठीक है। अब मैं आराम से अपने पेज पे फिर अब पढ़ाता रहूंगा फॉर आईआईटी, ठीक है। सब कुछ आएगा उसमें, बहुत सारी चीजें आएगी, बस मैंने बता दिया, ठीक है, कि एनसीईआरटी को पढ़ाना बहुत आसान है। स्कूल का टीचर क्या करता है, यही तो करता है जनरली, बता देता है तुम करो एक्सरसाइज, उसमें 4-5 क्वेश्चन टीचर बता देता है, बाकी तुम प्रैक्टिस करो। वो कायदे से वो सही है, प्रैक्टिस तुम्हें ही करनी है। टीचर बस सॉल्यूशन बताता रहेगा तो तुम्हारा दिमाग नहीं चल रहा है, और तुम ऐसे स्टूडेंट क्या करते हो, बस एक ही गलती, तुम सॉल्यूशन देख लेते हो उनके, पहले अटेम्प्ट में खुद नहीं ट्राई करते हो। जबकि पहले अटेम्प्ट में खुद को जूझना चाहिए, क्योंकि वो जूझने में जो दिमाग चला बस वही तो तुमने सीखा, बाकी तो तुमने रटा। समझ आ रहा है? बस वो तुम समझ गए तो एनसीईआरटी से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। दिमाग तो ग्रो एनसीईआरटी करने से भी होता है, बस उसके सॉल्यूशन मत देखो। हाँ, अब कल के दिन एग्जाम है, तुमने नहीं करी है तो फिर सॉल्यूशन खोल के फटाफट देख लो, इतना वक्त नहीं। बट जो बच्चे स्कूल जाते हैं, ये उनके लिए टिप था कि उनके पास बहुत वक्त, स्कूल में भी टीचर पढ़ा ही रहा है, वहां का मैथ्स यहाँ का मैथ्स अलग नहीं है। वहां के मैथ्स में तो कम से कम एनसीईआरटी निपटा लो, टीचर भी खुश रहेगा। दिन भर एनसीईआरटी ओपन ही करके उसके सामने चलो, बच्चा वो टीचर भी बहुत खुश रहेगा, और जो नहीं है उससे टीचर से पूछो। जो स्कूल जाते हैं तो दे कैन यूज देयर टाइम इफेक्टिवली। एनसीईआरटी आरडी का मेजर पोर्शन तुमने स्कूल में खत्म कर दिया, इवनिंग टाइम में करो मॉड्यूल और मेरी हो गया टाइम डिवीजन। और जो स्कूल नहीं जाता उसके पास मॉर्निंग का तो वक्त है ही सही, तब भी एनसीईआरटी और वो कर सकता है। तो टाइम सबके पास है, बस तुम स्कूल के टाइम को जीरो के इक्विवेलेंट समझ लेते हो। तुमने वहां भी पैसे भरे, वहां रोज जा रहे हो, मतलब ऑनलाइन बैठे हो, तो यूज करो उस फैसिलिटी को भी। 100%। हाँ, वही जा भी रहे हो तो हो गया ना। चलो खैर, वाइंड अप करते हैं।
आज का सेशन रिवाइज जरूर करना आज के लेक्चर को, और कल हम क्वेश्चंस करेंगे फिर। ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच। बाय सर, थैंक यू। बाय सर, थैंक यू सर। थैंक यू। रुको, अरे रुको रे, अरे रुको तो, मीटिंग तो एंड करना है।